तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे जिसमें 1988 के अधिनियम की विशेषताएं भी था उसमें, है ना। तो तुम लोग पढ़े होगे। परमिट टाइप। परमिट टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन प्रकार के परमिट होते हैं, है ना। तो पिछले टूरिस्ट। क्लास में हमने बताया था टूरिस्ट परमिट है, नेशनल परमिट है, ऑल इंडिया परमिट है ना। एक टेम्परेरी परमिट भी मिलता है, गुड्स कैरेज परमिट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, है ना। ये सब दो चार नाम खाली याद रखना है। अगर इंटरव्यू में वहां पर बोला जाता है तो बोलना है ना। टूरिस्ट परमिट, ऑल इंडिया परमिट, टेम्पररी परमिट भी एक होता है, गुड्स कैरेज, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, है ना। इस सब प्रेडिक्शन हम लोग कर ही चुके थे, तुम लोग अपना बार बार ये सब पढ़ना। रोड सेफ्टी इंप्रूव करने के उपाय, 5 उपाय बताइए, है ना। तो इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया हुआ है। मतलब ये इन्हें जनरल पूछता है, जैसे ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफिकेशन करना, स्पीड मॉनिटरिंग करना। स्पीड मॉनिटरिंग के लिए स्पीड रडार गन होता है ना, स्पीड डिटेक्शन मशीन होता है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है, अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन में जो तुम रोड सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है उसके बारे में भी बताना है, और तुम अपने स्तर पर क्या करोगे ये भी मुझे बताओगे। कोऑर्डिनेशन है बिटवीन पुलिस, है ना, पीडब्ल्यूडी, इनसे इस सबसे इसमें जोड़ देना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हेलमेट या सीट बेल्ट के लिए बहुत लोग, हम लोग भी कभी कभी सुनते हैं, लोग बोलता है कि अरे पुलिस पुलिस गाड़ी कहीं लगी रहेगी, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, या फिर वाहन चेकिंग होता है, तो सब लोग बोलता है देखो पैसा वसूल रहा है ना, पैसा वसूलने के लिए खड़ा है, और जानबूझ के लोगों को हरास करता है, ऐसा भी आरोप लगता रहता है। तो अगर पब्लिक कहे कि हेलमेट चेकिंग जो है ये पब्लिक का हरासमेंट है, तो आप क्या करेंगे, है ना। आरोप लगता है कि पब्लिक का हरासमेंट हो रहा है हेलमेट चेकिंग के द्वारा। ठीक है। तो जाहिर है कि अगर ऐसा कोई कहता है, सामने में कोई बात आती है, तो उसमें डाटा ड्राइवन अप्रोच होना चाहिए। डाटा ड्राइवन अप्रोच का मतलब होता है कि तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए कि कितने मामलों में एक्सीडेंट हुआ और बिना हेलमेट के कारण गंभीर क्षति हुई, है ना। दूसरा, कितने मामलों में हेलमेट के कारण जान बचा, कैजुअलिटी होने से बच गया, इसे बताना है। सेफ्टी प्रायोरिटी है, ये भी इसके लिए भी बताना होगा अगर कोई ऐसा बात करता है तो। ठीक है। और इसके लिए प्रिवेंटिव इन्फोर्समेंट है, ये हरासमेंट नहीं है, क्योंकि हेलमेट जब लगा कर कोई जाएगा, सीट बेल्ट लगा कर जाएगा, कहीं भी किसी तरह की घटना घटित होती है तो व्यक्ति के जान बचने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा होती है। तो ये इसके लिए अवेयर करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अप्रोच डाटा ड्राइवन, याद रखना है सब शब्द को। डाटा के द्वारा ही उसको बात करना है, तब लोग समझ पाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अभी जैसे ई चालान की बात हो रही है, डिजिटल सिस्टम लागू है, ठीक है ना। अगर अचानक डिजिटल सिस्टम क्रैश कर जाए, आप जब अभियान चला रहे हैं, वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, और उस समय डिजिटल सिस्टम क्रैश कर जाए, तो क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि जब डिजिटल सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो जाहिर है कि कोई व्यक्ति, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं कि तुम करोगे। ठीक है। सबसे पहली बात कि इसके लिए मैं रिपोर्ट करूंगा आईटी सेल में। सूचना, जो आईटी सेल हमारा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेंटर होता है, सेल होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना आईटी सेल है। हम लोग डिपार्टमेंट में भी है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी रहेगा। ठीक है। तो आईटी सेल को सूचित करूंगा, और
वहां संपर्क स्थापित करने से पता चल जाएगा कि कितने देर का ये इशू है। हो सकता है कि कुछ मिनटों का, घंटों का हो सकता है ना। या अगर ये काफी लॉन्ग चलने वाला है, काफी लंबे समय चलने वाला है, तो विभागीय परमिशन से, वरीय पदाधिकारियों के परमिशन से हम इस पे क्या करेंगे, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वहां पर। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन में मैनुअली उसको तैयार करेंगे। अब बाद में उसको हम क्या करेंगे, लेटर ऑन वी विल एंट्री द डाटा, ऑल डाटा। ठीक है ना। बाद में डाटा को एंट्री कर लेंगे। ये बताना है कि पहले आईटी सेल को सूचित करूंगा, है ना, उसमें कंफर्म हो कितना टाइम का ये इशू, कितने टाइम का है। अगर ज़्यादा लंबा समय होगा तो मैं मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन करूंगा और बाद में इसका एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री करवा लूंगा। हो गया। क्वेश्चन को नोट करते जाना है। नाइट चेकिंग में जो रेसिस्टेंस वगैरह होता है, समस्याएं होती है, ड्राइवर हमला कर दे, आक्रामक हो जाए, ऐसे तो कल बता दिए थे। इलीगल बस स्टैंड वाला बता ही दिए थे, है ना। रोड एक्सीडेंट में विक्टिम को इमीडिएट हेल्प वाला जो है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो पहले गोल्डन आवर प्रायोरिटी दूंगा। गोल्डन आवर का नाम बताना है ताकि पूछे गोल्डन आवर क्या होता है, गुड समैरिटन क्या होता है, तो तुम उसका आंसर दे पाओ। मतलब इंटरव्यू में ऐसे शब्द बोलने रहते हैं जो तुम बोलोगे तो उधर से क्वेश्चन आएगा। तो गोल्डन आवर प्रायोरिटीज, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन तुम्हारा रहेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज लेटर ऑन, बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज। इन्हें बोलना है कि पहले पुलिस को फोन करूंगा, ये करूंगा, पहले नहीं बोलना है। पहले बोलना है गोल्डन आवर प्रायोरिटी दूंगा और 1 घंटे के अंदर उसको एम्बुलेंस के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके अस्पताल पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। उसके बाद मैं पुलिस और लीगल, ठीक है, जो फॉर्मेलिटीज है उसको बाद में सब पूरा करवाऊंगा। इससे तुम्हारा विचार, तुम्हारे थॉट पता चलते हैं कि तुम किसी की जान बचाने के लिए हो, ना कि केवल कानून को देखने के लिए। कुछ क्वेश्चन और है जो सिचुएशन बेस्ड होता है, जो तुम्हारे इनर क्वालिटी को, इनर पर्सनालिटी को चेक करता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि आप स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना चाहेंगे या फ्रेंडली, है ना। मैंने एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे कि लोगों के साथ फ्रेंडली रहेंगे। क्या रहोगी अमित, बताओ जल्दी, अमित, निवास। हम नियमों नियमों के साथ सर कड़ाई। भी रहूंगा और अपने नियमों के प्रति लागू करने में स्ट्रिक्ट भी रहूंगा सर, दोनों सर समन्वय में बैठा कर चलेंगे। हम्म, ठीक है। तो उसको बताना है कि सर, व्यवहार में फ्रेंडली, व्यवहार में फ्रेंडली, लेकिन रूल रेगुलेट करने में स्ट्रिक्ट रहूंगा। एक आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर हुआ कि सर मैं रूल बेस्ड ऑफिसर बनना चाहूंगा, रूल बेस्ड ऑफिसर। पहला हो गया व्यवहार में फ्रेंडली, ठीक है ना, और रूल को इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रिक्टली। तो ये हो गया, जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे आंसर हो गया। दूसरा क्या है, दोनों के बीच से निकालना है कि सर आई वांट टू बिकम ए रूल बेस्ड ऑफिसर। डिसिप्लिन और है ना, अप्रोचेबिलिटी, दोनों जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस कानून के प्रति होना चाहिए, व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बताए थे लोगों के प्रति फ्रेंडली रहना है, से बात करना है, अच्छे से बात करना है, प्रेम से बात करना है, तो क्या दिक्कत है। मैंने बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए। ठीक है। गरीब ड्राइवर वाला भी बताए थे कि कोई गरीब ड्राइवर है तो सर हम माफ कर दीजिए सर, गरीब आदमी है सर, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो इंटरव्यू बोर्ड पूछ सकता है। अच्छा बताइए कि अगर आपके कारण किसी गरीब ड्राइवर पर भारी चालान लग जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा, है ना। गरीब आदमी को, देख बहुत सारा गाड़ी वाला है, फोर व्हीलर वाला है, फॉर्च्यूनर वाला है, स्कॉर्पियो वाला है, ठीक है ना। आजकल डिफेंडर गाड़ियां चलती हैं, उसको तो अब चेक करेंगे नहीं, उससे दूर ही रहेंगे, है ना। लेकिन बस वाले, ट्रक वाला जो कोई रहेगा, रात में रहेगा, बेचारा गरीब आदमी रहेगा, 2 10 हज़ार मजदूरी वाला, उसको आप पकड़ के चालान काट देंगे। क्या सही नहीं है।
तो हाँ सर नहीं बोल देना कि हाँ सही है ना। उसी स्थिति में बोलना कि सर मेरी ट्रेनिंग होगी, मुझे हर चीज़ बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं कानून के प्रति पूरी सजग रहूंगा, और हर किसी के वाहन को जहां हमको आवश्यकता मिल पड़ेगी और जैसा निर्देश मिलेगा सर, तो हर किसी के वाहन को मैं चेक करूंगा। ये नहीं बोलना डिफेंडर को छोड़ दूंगा, है ना। ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं बोलना है। तो गरीब ड्राइवर वाले पहले बता चुके थे, तो सिंपैथी अलग चीज है। जैसे गरीब ड्राइवर है, निश्चित रूप से मेरी सिंपैथी उनके प्रति होगी, मेरी सेंसिटिविटी उनके प्रति होगी। लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने रूल को तोड़ा है, तो सिंपैथी के आधार पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता है, ऐसे बोलना है। ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ चलता है, और लॉ इक्वल लॉ है ना। इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ है? ये कौन सा अनुच्छेद में है संविधान के? उनसे 14। आर्टिकल 14। ध्यान 14 रखना सर। है, देखो बीच बीच में से आ जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ आ जाएगा, कोई व्यक्ति जो बैठा रहेगा वहां पर। ठीक है, तो यही बताना है कि सिंपैथी के आधार पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। हाँ, फ्यूचर कंप्लायंस के लिए उनको जागरूक करूंगा, उनको बताऊंगा। कानून का पालन तो मैं करूंगा ही करूंगा, चालान तो काटा ही जाएगा, है ना। जहां तक लीगल प्रोसेस में उनको मदद करने की होगी तो उनको मैं सलाह दूंगा, और आगे के लिए मैं उनको जागरूक करूंगा। ठीक है। तो बोलता है कि क्या आप कभी गलती नहीं किए हैं, आप कभी रूल नहीं तोड़े होंगे क्या, है ना। या क्या आपने लाइफ में कोई गलती नहीं किया? क्या आपने अपने लाइफ में कभी गलत निर्णय लिया है? ठीक है, तो तुमको बताना पड़ेगा उस तरह से। कोई एक आदमी बोलो। सर अरे बोलने बोले, बोलो तुम लोग। जी सर। सर स्क्रैप नीति क्या है सर? पहले पूछे हैं, तुम उसका आंसर दो ना। अभी आंसर पूछे हैं, क्या आपने अपने लाइफ में कभी गलती किया है? सर इसमें हम सर ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाइक से आ रहे थे घर, और रास्ते में कोई गांव वाला मिल गया तो बोले हमको भी ले चलिए। तो हमने तो हेलमेट लगा रखा था, बाकी पीछे वाला मेरा हेलमेट नहीं लगा रखा था। तो वहाँ हम्म। पे हमने जुर्माना जो शुल्क होता था वो हम भरे वहाँ पे। हम्म। ये तो हो गया इसमें, ट्रांसपोर्टेशन वाले में। ऐसे लाइफ में कोई गलत निर्णय लिया है तो उसमें कोई दूसरा एग्जाम्पल देना रहता है। सर 2024 में सर मेरी सर दौड़ हो गया था सर, बिहार एसआई में सर। और उसके पहले मेरा रेलवे में भी डीवी का आया था सर लेटर। तो हम्म। मैं सर इसके चक्कर में डीवी के लिए नहीं गया था सर। अभी भी संघर्ष में लगा हूं सर। ओ, अच्छा, तो वही बोलना है, गलत निर्णय एक बार लिया था ऐसा ऐसा, है ना। जी सर। हाँ, लेकिन उसके चलते मुझे संघर्ष करना पड़ा। मैं समझ गया हूँ किस प्रकार से काम करना है, और जहाँ मौका मिले वहाँ पर पहले अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहिए। ये मैंने सीखा है, सीखना भी बताना है। जी सर। हम्म। लर्निंग जरूरी है, गलती अगर दिखा रहे हो तो गलती बताओ, लर्निंग भी जरूरी है। ठीक है। अगर जी आप पर सर। करप्शन का झूठा आरोप लगे तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पर करप्शन का झूठा आरोप लगे तो आप क्या करेंगे? तो बताना है कि सर, चूंकि मैंने गलती नहीं किया है, अगर आरोप लगता है तो मैं अपने आप को पहले तो, है ना, स्थिर रखूंगा, धैर्य बनाए रखूंगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी फेस करूंगा। अगर इंक्वायरी गठित होती है तो पूरी पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी फेस करूंगा,
मेरा रिकॉर्ड, मेरा कंडक्ट ही मेरी क्रेडिबिलिटी है। मतलब जो मेरा रिकॉर्ड है, पहले से हम जो काम कर रहे हैं मेरे बारे में है, मेरा फेस वैल्यू है, मेरी जानकारी, मेरे बारे में जानकारी लोगों को है, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, है ना, इससे ही मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। तो इंक्वायरी फेस करना है, स्थिर रहना है, धैर्य बनाए रखना है, तो नौकरी में होते रहता है। ठीक है। कभी कभी होता है कि ऑफिस में स्टाफ जो होता है पदाधिकारी से डरता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने पर डरता भी है। अगर आपका स्टाफ आपसे डरता हो तो कैसे काम करेंगे? तो डर से काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो क्या बोलोगे? तो बताना है कि जो फियर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है या फियर बेस्ड लीडरशिप जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है सर। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं प्रोफेशनली रिस्पेक्ट बनाना चाहूँगा। मतलब आम जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो रिस्पेक्टफुल हो मेरे प्रति, उनका आदर हो, ये बनाना चाहूँगा, ना कि फियर बनाना चाहूँगा। ठीक है। ये है आंसर इसका। दूसरा है, क्या आप रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं? रिस्क लेते हैं? कहा जाता है जीवन में नो रिस्क नो गेन। तो क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हैं? इसमें से ये आंसर सब लोग बताएगा। क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं? जी सर, विवेकपूर्ण तरीके से आकलन करके हम्म। मैं चाहता हूँ, या मेरी ऐसी रही है मानसिकता की आकलन करके डाटा बेस आकलन करके रिस्क। बहुत अच्छा। और कोई? वीडियो ऑन करके बोला करो तुम लोग। हम्म। बोलो। सर, रिस्क लेना चाहिए सर, पर सिचुएशन के हिसाब से लेना चाहिए। आप क्या गलत है सही है उसके हिसाब से है, रिस्क आवाज ले नहीं आ सकते रही, हैं। आवाज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हम्म। सर पहले स्थिति का सर आकलन करेंगे, रिस्क लेंगे सर, उससे होने वाले कंसिक्वेंसेस के बारे में भी सर जानकारी रखेंगे कि उससे होने वाले रिस्क लेते हैं तो अगर क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके लिए भी सर तैयार होना पड़ेगा, तब सर रिस्क लेते हैं। बताना कि यस सर, है ना। मैं बहुत सारे कार्यों में रिस्क लेने को तैयार रहता हूँ, तैयार रहूंगा, लेकिन ब्लाइंड रिस्क में मैं भरोसा नहीं करता। ब्लाइंडली रिस्क लेने में भरोसा नहीं करता। कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ, सोच समझ कर रिस्क लेता हूँ कि कोई भी कार्य करने में इसके क्या, है ना, प्रोस एंड कॉन्स हैं, ये ध्यान रखता हूँ। ठीक है। मैंने बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, एनालिटिकल अप्रोच, वही जो तुम बता रहे थे अभी, सोच समझ कर उसके, है ना, कंसिक्वेंसेज को भी ध्यान में रखकर तब मैं रिस्क लेता हूँ। एक मिनट। अरे हॉल में बैठ गए हैं तो कोई कोई आता है, बेल बजता है, डिस्टरबेंस होता है जी। अगर पब्लिक आपको र्यूड कहे, बहुत र्यूड ऑफिसर है, प्राउडी है, बोलने नहीं आता है, हम लोग को भी कभी कभी सुनने को मिला है ऐसा, र्यूड या बोलने नहीं आता है, किसी को कुछ समझते नहीं है, ऐसा होता है। हम लोग तो इसलिए होता है कि तुम लोग को पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, है ना। तुम लोगों से अपेक्षा करते हैं ना कि सब लोग वीडियो ऑन करके रखो, डिसिप्लिन में रहो, ऐसे बात करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, सही ड्रेस पहनो, सही ढंग से रहो, बोलते हैं ना। तो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी कभी कभी हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि इस तरह से रहना है, ऐसे। तो मेरा बात थोड़े मेरे अनुसार सब रहने लगेगा, विद्यार्थी तो है नहीं। ये विद्यार्थी लोग नहीं रहता है मेरे बात पर, तो वहाँ थोड़े रहेगा। और हम चाहते हैं कि नहीं,
जो हमको सही लगता है मैंने ऐसा रहना है। कोई गलत बोलता है, गलत करता है तो गुस्सा आ जाता है। स्टार्टिंग में तो कोई होता था कि कोई वकील से लिखवा के ले आया अपना एप्लीकेशन मेरे पास, तो और जो काम नहीं होना है, जो काम नहीं हो सकता है सरकार के द्वारा, वो है ना, नहीं है करने का, तो उसके लिए भी लिखा के ले आता था वकील से। तो वकील को पैसा लिया होगा, लॉयर है तो लेटर बनाने का पैसा लिया होगा। पूछते थे हम लोगों से, तो बहुत बिगड़ते थे, इतना गुस्सा करते थे कि मत कहो, जब पहली पोस्टिंग में। तो इसे समझना है। बाद में धीरे धीरे अब समझने लगे हैं कि चलो ठीक है, उसका पैसा है, उसका बिजनेस है, कोई भी आदमी उसके पास जाएगा तो वो तो अपना सलाह देगा ही, लीगल एडवाइस देगा। अगर कोई लिखने बोलेगा तो लिखेगा या लिखवाएगा, तो उसका पैसा वो लेगा ही लेगा। तो स्टार्टिंग में लगता था कि इसको तो ठग रहा है, वकील नहीं जानता है कि भाई काम को नहीं हो सकता है, मेरे पास जाकर काम होगा नहीं, झूठ मूठ का पैसा ठग लिया। तो हम अपेक्षा करते थे कि वो वकील उसको समझाता कि भैया आपका काम नहीं होने होगा, ये नियम नहीं है, कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, तो आप अप्लीकेशन लेके मत जाइए। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, है ना। तो लोग बिगड़ने पर वही सब कहेगा, तुमको र्यूड है, तो ये है वो है, बोलने नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि, तो सबसे पहले अगर ऐसी बातें एक से अधिक लोगों के द्वारा अगर मुझे सुनने को मिल जाएगी, तो मैं अपना अपने बारे में सोचूंगा, सेल्फ एवेल्यूशन करूंगा, उसके फीडबैक को एक्सेप्ट करूंगा। जो भी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके फीडबैक को एक्सेप्ट करूंगा, और सेल्फ एवेल्यूशन करके अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करूंगा या प्रयासरत रहूंगा। ठीक है, ये करना है, क्योंकि मतलब बार बार कोई दो चार आदमी अगर बोल रहा है ऐसा, तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की जरूरत है। मतलब ये क्वेश्चन ये शो करता है कि तुम अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने वाला व्यक्ति हो, है ना, बेहतर करने वाला इंसान हो। अगर मीडिया आपको टारगेट करे तो क्या करेंगे? आजकल मीडिया क्या होता है कि लोकल लेवल पे टारगेट करता है, बोलता है ना, और उल्टा पुल्टा न्यूज भी छापता है। तो आप क्या करेंगे? तो पहला चीज है कि इसमें जब मीडिया टारगेट करेगी या हमसे क्वेश्चन पे बात करेगी, जो फैक्ट बेस्ड रिप्लाई होगा मैं वो वहां पर दूंगा। फैक्ट बेस्ड रिप्लाई, कानूनी, जो परिवहन विभाग का, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंगली मेरी बातें होंगी, फैक्ट बेस्ड मेरी बातें होंगी। कोई भी इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, नहीं कर देना है। और डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन जो चैनल है उसके थ्रू मैं उनसे संपर्क स्थापित रखूंगा या बात करना चाहूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना जिसका जवाब तुम सॉरी में नहीं बोल सकते, आंसर देना है, आंसर देना है, सॉरी में नहीं बोल सकते। कहेगा आप तो जब सफलता मिल जाएगी, पास कर जाएंगे, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो आपके पास तो पावर आ जाएगा, अथॉरिटी आ जाएगी। तो क्या आप पावर को, अथॉरिटी को एंजॉय करेंगे? आ जाएगी ना, ऐसे कर पड़ेगा। बोलो। ये सब पावर को एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हम्म। कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने जो कर्तव्य है उसी को एंजॉय करेंगे। हम्म। लाइफ इज ए जर्नी, है ना, जीवन एक यात्रा है। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर हम पास करें करते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसके लिए सर मतलब एंजॉय, पावर का एंजॉय नहीं करके हमें कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। हम्म। हाँ ठीक है। बोलना कि सफलता मिलने के बाद सर जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, निश्चित रूप से सर जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, है ना, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति, घर परिवार के प्रति। तो सर मुझे लगता है कि ये पावर या अथॉरिटी जो है एक तरह से जिम्मेवारी कही जा सकती है, जिम्मेवारी होगी सर। मैं उस जिम्मेवारी को एंजॉय जरूर करूंगा, है ना। ठीक है ना, ये बोलना है।
और अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा। समझ गए? अच्छा बोल रहा है तुम लोग, निवास अच्छा बोला, राम निवास। अंकित अमित तो बहुत अच्छा बोलता है ना? तुम्हारा अच्छा है जी, तुम लोग का जो अमित कुमार, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि अप्रोप्रिएट आंसर तुम दे रहा है, कहीं से चोरी नहीं ना कर रहा है। अच्छा लड़का है वो बहुत चीज़ जानता है, समझता है, सीखता है और ढंग से बोलता है। सभी लोग सीखेंगे तो ये साथ में पढ़ने का एक बेनिफिट होता है कि कोई भी विद्यार्थी अच्छा बोल रहा है तो वो, चूंकि हम बोल दे रहे हैं इसलिए कि तुमको मोटिवेशन भी मिलेगा, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, है ना? ऐसे हम जल्दी अभी तुमको सिखा रहे हैं तो हर किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा ठीक नहीं रहता है। सीखना है, अच्छा करना है, अच्छा कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड जैसे जाओगे ना, तो जो सुनना चाहता है वही बात तुम बोलोगे तो लगेगा नहीं एकदम बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ही वो पकड़ेगा। बाकी तो सब्जेक्ट वब्जेक्ट तो सब पढ़ता ही है, कर ही लेना है सबको। ठीक है। आप इमोशनली सेंसिटिव हैं या प्रैक्टिकल हैं? होता है ना कभी कभी कि बहुत सेंसिटिव, जैसे होता है कोई थोड़ा सा कोई बात बोल दिया, किसी को बुरा लग गया, नाराज हो गया, रोने लगा, धोने लगा, महिलाएं खासकर रोने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर, या रिएक्ट करने लग जाता है लोग, है ना? तो आप इमोशनली सेंसिटिव हैं या प्रैक्टिकल हैं? मतलब या फिर नौकरी में आप रहेंगे तो नौकरी में सेंसिटिव रहेंगे कि प्रैक्टिकल रहेंगे? कोमल, जब आप ईएसआई बनेंगे तो आप सेंसिटिव रहेंगे या प्रैक्टिकल रहेंगे? संवेदनशील रहेंगे कि व्यवहारिक रहेंगे, ऐसे होता है ना क्वेश्चन हिंदी में। मैं लोगों के प्रति संवेदनशील रहूंगी और अपने कर्तव्य के प्रति जो होगा वो व्यवहारिक रहूंगी, क्योंकि वहां पे मुझे दोनों के साथ ही अपने वर्क को करने का कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब सेंसिटिव तो होना ही चाहिए, खासकर पब्लिक के इशू के प्रति। जैसे मान लीजिए कि सड़क सुरक्षा का मैटर हो, है ना, या लोगों को जागरूक करने की बात हो, तो वहां पर सेंसिटिव नहीं रहेंगे, संवेदनशील नहीं होंगे तो जागरूक नहीं करेंगे, तो अपना मरना मरे जाओ, हटाओ, हमको क्या मतलब, ऐसा सोचेगा लोग। संवेदनशील रहेंगे तो सोचे नहीं भाई कि एक भी जान नहीं जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं रे, मेरी मेहनत करने से भाई किसी आदमी का भी, है ना, जीवन सुरक्षा होती है तो मैं करूंगा, तो वो सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, है ना? और एक होता है नॉन सेंस टाइप का, कुछ समझेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल होना है निर्णय लेने में। निर्णय लेने में हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना, किसी कोई गरीब आदमी है कहता है कि वो चालान छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे, कोई पैरवी वाला है तो कहेगा चालान छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे। वेरी गुड आंसर, ऐसे ही आंसर देना है। चलो वेरी गुड, चलो आगे। अगर आपके फैमिली मेंबर, पहले बता चुके हैं हालांकि शायद बहुत सारा सिचुएशन क्वेश्चन इंटरव्यू में भी, अगर आपके फैमिली मेंबर व्हीकल रूल तोड़ें, वाहन अधिनियम या नियम को तोड़ें, तो आप तो वहां पर इमोशनल हो जाएंगे, वहां पर थोड़ा लगता है कि, है ना, नियम को ताक पर रख करके आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपना लेंगे। क्या करेंगे? जल्दी बोलते, जैसे छोटा छोटा आंसर है। सर फैमिली मेंबर भी अगर रहेंगे तो उनको सर नियम सबके लिए समान है उनके। सर ये जो गलती फाइन तो कुछ किए रहेंगे उनके लिए फाइन तो काटेंगे, लेकिन सर उनसे पर्सनली अपने तौर पे सर उनको बताऊं कि अगली बार से सब ध्यान रखें और सर जैसा नियम को फॉलो करें। हम्म, ठीक है। मतलब सर लॉ जो है इक्वली, हाँ बोलो बोलो शिल्पी। सर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। अगर फिर भी अगर वो रूल्स तोड़ते हैं तो उन्हें मैं समझाऊंगी कि ट्रैफिक नियम का पालन करना कितना ज़रूरी है, और जो भी अगर उसके लिए जो भी चालान काटना होगा मैं काटूंगी, और अगले बार से बोलूंगी कि इस बात का वो ध्यान रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बने और वेरी गलती गुड। को फिर आगे से नहीं दोहराएं। हाँ, सीधा बोलना है कि लॉ मस्ट बी इक्वली इम्प्लीमेंटेड। कानून सबके लिए एक समान तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर कोई मेरे फैमिली मेंबर भी रूल तोड़ते हैं तो तत्काल तो मैं चालान काटूंगी ही, बाद में उनको समझाऊंगी, इसे बोलना है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है कि मैंने हो गया घटना, जी। हाँ क्वेश्चन है कि भाई वो रूल तोड़ दिया है, इसलिए नहीं बोलना है वैसे कि भी रूल तो तोड़ेंगे नहीं, है ना?
इसमें जी ऐसे बोल सर। सकते हैं कि मैं तो ये जो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारा काम नियमों को परिवर्तन कराना है, तो मैं सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, अपने घर सबको मिसाल के रूप में लेना चाहूंगा और रूल ऑफ ड्यूटी को लागू। नहीं नहीं, वो तो ये घर से शुरुआत करने का जो रहता है, कोई नया चीज करोगे तब ना, तो रूल तोड़ना तो टूटा तब ना तुम करोगे। वो कोई नया चीज सर करना रहता है कि हाँ फैमिली से शुरुआत करोगे, मेरे को अगर अवेयर करना है तो कहाँ से करेंगे, तब बोल सकते हो। अगर आपको लोगों को जागरूक करना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तब बोला जा सकता है कि सर आजकल जो है सड़कों पे रूल तोड़ने की या फिर वाहन अधिनियम को पालन नहीं करने की, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी अधिक देखी जाती है, हालांकि लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा तो मैं सबसे पहले तो मैं खुद और खुद के परिवार अपने फैमिली से ही स्टार्ट करना चाहूँगा, मेरे आसपास के लोग, फिर मैं जो सरकारी क्षेत्र में जहाँ मेरा काम होगा, जो मेरा क्षेत्र होगा, वहाँ तो मैं करूँगा ही करूँगा, ऐसे बोलना रहता है। समझ गए अमित? मैं बोल हम्म। सर वहां पे मैं अपने भावनात्मक जो ये होंगे विचार होंगे उसको कंट्रोल करते हुए एज अ रूल के हिसाब से मैं कार्य करूंगी, जो भी चालान होंगे वो काटूंगी। और उसके पश्चात हम्म। मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगी कि भविष्य में वो ऐसे गलतियां दोबारा ना करें। और मुझे हम्म। विश्वास है कि मेरी बातों को समझेंगे। नहीं रूल, हाँ उसमें बताना शॉर्टकट बोलना है, इतना तो हो गया। भावनाओं पर काबू रखते हुए मैं लॉ को इक्वली इन्फोर्स करूंगी, चालान काट तो उनका कटेगा ही। हाँ उनको ज्यादा लंबा नहीं बोले, है ना, समझाऊंगी या ये सब नहीं बोलना रहता है, ठीक है। सीधा बताना रहता है कि मोटर व्हीकल रूल के इम्पोर्टेंस को बताऊंगी। इम्पोर्टेंस क्या है इसका जानते हो, रूल सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, हर किसी के लिए भी है। रोड तोड़ता है कोई रूल तो खतरा तो है ना भाई उसको, तो खतरा है ना सबसे पहली बात। नियम को तोड़ के खुद थोड़े को कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। टैक्स चोरी कोई वाहन का फिटनेस का कोई नहीं करवा रहा है तब भी रिस्क है। पॉल्यूशन नहीं करवा रहा है तो दूसरे के लिए रिस्क है। लाइसेंस बिना लाइसेंस का चला रहा है तो चलो ठीक है भाई, वो तो लापरवाही है। लेकिन अगर कोई घटना घटी, बेल्ट नहीं लगा रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा है, तो ये तो जान का खतरा है ना वहां पर, है ना। तो इसके इंपॉर्टेंस को बताऊंगी, ये बताना है, अच्छा है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आपकी कोई आलोचना करता है, आप कैसे लेते हैं, उसको किस प्रकार से लेते हैं? बोलो, आवाज नहीं आ रही है जी, अमित कुछ बोल रहे हो? सर मैं आलोचनाओं को प्रेरणा के रूप में लूंगा और उनमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। हम्म। इसमें एक श्लोक है, एक दोहा है किसी कवि का, पता है? हम्म। बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम कौन सा मशीन रख लिया है? निंदक नियरे राखिए वाला। हाँ हाँ। सर कबीर का एक दोहा है। हम्म। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। नहीं तो क्रिटिसिज्म वाला नहीं ना हुआ? निंदक नियरे राखिए। हाँ, निंदक नियरे राखिए, है ना, ये वाला है। आंगन कुटी छवाए, है ना, निंदक हम्म। नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन में अगर बगल बगल में ही रखिए उसको, ये भाई कुटिया छड़वा दीजिए, उसको झोपड़ी बना दीजिए, मैंने घर बना के दे दीजिए निंदक। बिन साबुन पानी बिना, मैंने बिना साबुन पानी का निर्मल करे शुभाए, हम्म। है ना। तो बोलना है कि बेहतरी के लिए, अपने एटीट्यूड, व्यवहार, पर्सनालिटी की बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म को सहने की क्षमता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए। तो मैं किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लूंगा और इसको इम्प्रूवमेंट टूल्स के रूप में इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि भाई मैंने पढ़ा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन साबुन पानी बिना, है ना, निर्मल करे शोभा, ये बोल भी सकते हो ये वाला वहां पर, अगर मौका मिलता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। जो कन्वर्सेशन है ना, कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन होना चाहिए वहां पर। तो पॉजिटिवली लेता हूँ और इसको इम्प्रूवमेंट टूल्स के रूप में इस्तेमाल करता हूँ।
कभी कभी ऑफिस में क्या होता है, सब जगह होता है, तुम जब पास कर जाओगे, अफसर बन जाओगे, तो नीचे जो लोग हैं नीचे, क्लर्क, किरानी, सिपाही सब रहेगा, प्यून उन भी कभी कभी। तो कभी कभी टीम कोऑपरेट नहीं करता है, कभी कभी टीम जो होता है सहयोग नहीं करता। तुम लोग भी कहीं काम कर रहे हो, अपने सीनियर सब वैसे बोलता है और छोड़ देते हैं, है ना? तो कोऑपरेट नहीं करता है लोग, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग नौकरी कर रहा है कहीं वो बताएगा। जी सर, ऐसी स्थिति होती है तो हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। वो हमारे कलीग हैं, जरूर ही समझेंगे। उन्हें उन कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, उन्हें विश्वास में लेने का काम करेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे। तो वो समझेंगे। हम्म। और कोई जॉब वाले लोग बताएंगे, बाकी जो लोग जॉब नहीं कर रहा है उसको तो हो सकता है समझ में नहीं आए, जो लोग जॉब कर रहा है वो लोग बताएगा। जी सर सर। ऐसा ऐसा केस आता है तो सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा कि उनके साथ क्या परेशानी है। अगर कुछ जेन्यून प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम्म। सर अगर कोई ऐसे कलीग्स हैं जो सहयोग नहीं करते हैं तो उनके बारे में सर उनकी परेशानी को समझेंगे और सर उनकी समस्या को सब समाधान करेंगे, लेकिन सर उनसे टीम वर्क के बारे में बताएंगे कि टीम वर्क करने से कितनी मतलब तो किसी काम को करने में सर की आसानी होगी, तो इस वजह से सर उनको टीम वर्क के बारे में बताऊंगा तो सर जरूर ही समझेंगे हमारी बातों को। तो हम कैसे काम करते हैं, हम भी वैसे ही जैसे तुम बोल रहे हो। पहले तो जो लोग हमारे यहाँ से, बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, ऑपरेटर है, बहुत सारा है, एमटीएस है ना, गार्ड है, ठीक है, आरटीपीएस वाला है, बहुत सारे लोग हैं। तो मोटिवेट तो करते ही हैं, ये काम करने से फायदा, ये फायदा है, उसका थोड़ा सा मॉरली बूस्टअप, उसकी ड्यूटी के बारे में बताते हैं, मतलब उसको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब करते हैं। लेकिन हम ऑर्डर करते हैं, समझना दूसरा चीज, ऑर्डर करते हैं कि सभी 25 तारीख को मेरा नया बिल्डिंग में ट्रांसफर करना है, सारा यहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो हमने आदेश दिया, तो आदेश नंबर डेट लिखाता है, और आदेश में लिखा जाता है कि आपको, जिसका नाम रहता है, जो बड़ा बड़ा नाम दिया आपका, है ना, आपको ये आदेश दिया जाता है कि आप अपने देख रेख में ये काम को करना सुनिश्चित करें। फिर टेक्निकल कोई है, जो ऑपरेटर है, तो टेक्निकल को इस काम करना है, टेक्निकल उसको आदेश देते हैं कि भाई आप इसको करें। मतलब पदाधिकारी का जब आदेश हो गया तो समझो वो सरकार का आदेश है, क्योंकि ऑफिस है ना। तो ऑफिस में जो आदेश पंजी बना हुआ है, ऑर्डर बुक बना हुआ है, ऑर्डर बुक, ठीक है, वो सरकार का के ऑफिस का है। तो जो पदाधिकारी ऑर्डर कर दिया तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो अगर टीम कोऑपरेट नहीं करे तो मैं यहाँ पर फिर पैसेंस से, यहाँ भी पैसेंस, ठीक है, और बुद्धिमत्ता, विजडम, पैसेंस और विवेक, धैर्य और विवेक से काम करूंगा। यहाँ सर सबसे पहली बात तो उनको मैं मोटिवेट करूंगा, काम के प्रति मोटिवेट करूंगा, टीम में स्पिरिट डेवलप करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ मैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति हमारे टीम में होगा, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को लिखित रूप में तय करूंगा। अगर मेरे जूनियर होंगे और मेरे लिए अगर क्षेत्राधिकार में होगा तो मैं लिखित में उन्हें आदेश करूंगा और उनकी जिम्मेवारी तय करूंगा। बस हो गया। अब नहीं करेगा तो कार्रवाई होगा उस पर, समझ गए? नहीं करेगा तो कार्रवाई होगा। मोटिवेशन से काम अगर नहीं चलता है तो दंड से चलता है। क्लियर है? एक मिनट। ये आंसर समझ में आया सब लोगों को? जी सर। सही है कि नहीं? सर थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गया सर। क्या है? ज्यादा सर स्ट्रिक्ट हम हो गया? लोग ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा लोग ज्यादा। सर हम लोग लेवल 2 और 4 के कर्मचारी हैं, तो हम लोगों का आंसर भी उसी से प्रेरित था। इसलिए आप तुमको सर बोला ना, आप तुमको तो तुमको सर आदेश मिला होगा ना जी।
जी सर, मिलता है हम लोगों का, देने का हाँ, नहीं ना है। अरे तो सुना। मिलता है तो यही बात को बोलोगे ना कि जब हम वहां जाएंगे तो हमको आदेश करने का ये मिलेगा, हम आदेश करेंगे नीचे। जी सर, अब आदत तो लेने तुमको का है सर, आदेश, इसलिए मैं कहूँगा तुमको जब जवाब है। आदेश मिलता है तो लग जाता है कि करना पड़ेगा काम भाई। जी अब नहीं सर, भी जी तुम्हारा सर। मन रहता है, थके हुए हो, परेशान है, सर्दी खांसी हो गया, फिर भी नहीं, तुम नहीं करेंगे तो हमारे सीनियर हमको बोलेंगे, डांटेंगे, लिखित में कार्रवाई कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, लगता है ना उस समय। तुम जी करते हो। सर। तो टीम स्पिरिट बनाने के लिए देखो, बॉन्ड होता है, टीम का मतलब क्या है? ये टीम है, बॉन्ड होता है इसे। तो बॉन्ड करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा, इसको ऐसे करने में एनर्जी लग रहा है ना। तो एनर्जी, देखो एक तो ऐसे एनर्जी लगा अपने आप, मोटिवेशन। एक एनर्जी लगता है इसको पकड़ के ऐसे करके ऐसे रखना पड़ता है, जो पकड़ना पड़ता है ऐसे, है ना, बांधना पड़ता है उसको। वही है ऑर्डर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तय करोगे तब वो काम करेगा, और मोटिवेशन साथ में तो होना ही चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। खुद लीड करेंगे, खुद काम करके दिखाएंगे, मोटिवेट होंगे लोग। लेकिन आधे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो नहीं करेगा लोग काम। प्रशासन ऐसा ही चलता है। अब तुम लोग अपने आवरण से बाहर निकलो। हमारे यहाँ भी एक लड़का आया है, किरानी है, वो रेलवे में काम करता था, ग्रुप डी में था वो। अब आ गया है, ग्रुप डी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है वो समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना। इसके पहले छपरा में, परसा में थे तुम्हारे यहाँ, तो वहाँ भी वो आया, मेरे बारे में उसको बताया वहाँ का बड़ा बाबू छपरा का कि आप जाइए वहाँ, अजय सर हैं, आपको बहुत सीखने को तुमको मदद मिलेगा, नया नया हो, सीखोगे, जानोगे। सर का अपना पढ़ना पढ़ाने में रुचि है। तो मेरे यहाँ आ गया, तो बहुत इज्जत करता है मेरा, बहुत अच्छा से करता है, ठीक है ना, काम भी करता है। लेकिन वही मेंटेलिटी वही है। अब उसको जब वैशाली में हम हैं तो वहां से ट्रांसफर हो रहा था, संजोग से उसको वहां पर हम बोल के बुलवा लिए, ट्रांसफर करवा दिए, वहां आ गया। अब वहां आ गया, अब यहाँ अभी भी, अब उसको सब अधिकार भी हम दिए हुए रहते हैं, लेकिन उसके बाद अभी भी क्या है कि कई कई मामले में देखेंगे फिर वही लेवल पर है। तो किसी किसी दिन चिढ़ जाते हैं, बोल देते हैं कि तुम निकलोगे कि नहीं अपना गुफा से बाहर, हैं। डी का जो सर्किल है, डी के बीच में जो है सर्किल, उसी में घुसा हुआ है अभी। अरे डी के बाद सी में आओ ना, तो सी में खुला हुआ है ना। देखो सर डी। इसका कोई उपाय है सर? जैसे हम भी पहले ग्रुप डी में थे, उसके बाद सर एएसएम बने हैं, तो हेल्पर काम नहीं करते हैं सब जो साथ में जो जाते हैं हमारे, तो सर हम कहते हैं करें, हम ही कर ही लेते हैं, क्या जितना देर उसको हाँ, कर समझाएंगे। लेते हो ना उस समय। ये जी दिस इज द प्रॉब्लम। अब वो क्या सर करेगा, इससे, तुमसे करवाएगा सब। सर इससे कुछ मतलब कुछ ऐसा सर सोच निकलने का सर, सोच से सर लगता है कि जितना देर उसको समझाएंगे उतने में हम कर लेंगे हाँ क्या। हाँ हाँ। नहीं तो ठीक है, करके दिखाओ, देखो हम कर रहे हैं, तुम भी करो, आ जाओ, चलो करो। आप उसको दे देना है करने के लिए। लीडर को तो काम करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, अच्छा करते हो तो ये गलत चीज नहीं है। लेकिन हम उसको छोड़ के अपने करेंगे तो ये तो चाइल्डिश नेचर हो गया, समर्पित हो गया उसके प्रति, वही वही अब उसका काम हम ही कर देंगे। सबका अपना काम, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना होता है, इसलिए ऑर्डर देना रहता है। ठीक है, तो तुमको इसलिए हम क्वेश्चन पूछे थे, जो जो जॉब कर रहा है वो बताएगा, इसलिए कि तुमको ऐसा ही काम करवाया जाता होगा वहां पर। इन्फोर्समेंट ड्राइव में वायलेंस हो जाए तो क्या करेंगे? मैं कहीं आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, नियमों को लागू करने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं आप ड्राइव पे जा रहे हैं, और वहां पर हिंसा हो जाती है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हंगामा होना शुरू हो जाता है। तो क्राउड मैनेजमेंट तुमको आना चाहिए। पहले तो पर्सनल सेफ्टी जरूरी है। क्राउड मैनेजमेंट आम लोगों को वहां से दूर हटाने के लिए करेंगे, ठीक है ना। पुलिस कोऑर्डिनेशन, लोकल पुलिस, लोकल थाना, लोकल प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके क्राउड को, भीड़ को अपने, है ना, भीड़ को शांत करना, और वायलेंस को, ठीक है ना, कंट्रोल में लाना सुनिश्चित करेंगे। इसको बताना है पर्सनल सेफ्टी के साथ। संवाद कायम करना है लोगों से। उसमें क्या होता है, उसमें से कुछ लीडर को, कुछ लोगों को बुला करके अलग से संवाद कायम करना है, पुलिस बुलाना है, प्रशासन से सहयोग लेना है, ठीक है। और लेकिन पर्सनल सेफ्टी के साथ, जैसे पहले भी बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है। और हमने तुम लोग को होमवर्क दिया था, मोटर व्हीकल एमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019। तो ये तुम लोग पढ़े थे। ओरिजिनल एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अमेंडमेंट हुआ 2019 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे पूछेगा उतना डिटेल में नहीं जाएगा ना, वहाँ समय उतना नहीं है। ऑब्जेक्टिव था रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, फर्स्ट, रोड सेफ्टी को बेहतर करना।
पेनाल्टीज को थोड़ा टफ बनाना। पेनाल्टीज को टफ बनाने से क्या होता है, लोगों में डर होता है पेनाल्टी के प्रति, आर्थिक दंड से लोग बचना चाहते हैं, तो फिर लोग, ठीक है, रूल को नहीं तोड़ते हैं। तीसरा था इसमें डिजिटाइजेशन करना, डिजिटाइजेशन पे फोकस है, डिजिटल वर्क पर फोकस। चौथा था इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, जिम्मेवारी तय करना। ठीक है, चार चीज है, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, पेनाल्टीज को थोड़ा टफ बनाना, हाई करना, डिजिटाइजेशन करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। 2019 का ये एक्ट है, संशोधन एक्ट। तो इसी में जो हैवी पेनल्टी जो इंक्रीज किए गए, इसमें तुमको पीडीएफ में मिला था मेजर रिफॉर्म में, फाइन अमाउंट कई गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले हेलमेट नहीं रहने पर 100 रुपया था, उसको 1000 रुपया कर दिया गया, डीएल सस्पेंशन भी हो सकता है। ड्रंकन ड्राइविंग था 2000, अब तो 10,000 कर दिया गया। नो इंश्योरेंस 1000 था, 2000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग 400 था, अब 1000 से 2000 तक कर दिया बढ़ा करके। तो पेनाल्टीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देने से क्या निगेटिव परिणाम नहीं होंगे, ये है ना, लोगों के साथ अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो बताना है कि सर ये लोगों के साथ अत्याचार नहीं, बल्कि लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें है डिटर पर्पस है डिटरेंस थ्रू स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। मतलब स्ट्रिक्टली हम पेनाल्टी लागू करेंगे, ज्यादा पेनाल्टी स्ट्रिक्टली लागू करेंगे तो लोग क्या होंगे, डरेंगे, और डर करके रूल को फॉलो करेंगे, और जिससे उनकी जान बचेगी, ये बताना है ना। पेनाल्टी के डर से ही लोग अगर फॉलो करने लगे तो जान बचेगी। आखिर पेनाल्टी गलती कर रहा है ना भाई, क्यों रोल तोड़ेगा। पेनाल्टी हम 200 क्यों रखें, 2000 क्यों नहीं रखें, सरकार का रेवेन्यू भी आएगा और लोग डरेंगे भी। तो ये है स्ट्रिक्ट पेनाल्टी के थ्रू रोड रूल को फॉलो करवाना और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना। 1919 वाले अमेंडमेंट में एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का भी गठन किया गया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। इसमें एक है गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन, गुड सैमरिटन पढ़े हो ना, गुड सैमरिटन। तो इसमें एक्सीडेंट विक्टिम हेल्प करने वाले को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, गुड सैमरिटन को कानूनी संरक्षण दिया जाता है, ताकि उनको कोई पूछताछ नहीं करे, उनको कोई पुलिस उनके, है ना, होता है ना कि पूछताछ में किसी व्यक्ति को नजरबंद करके रखा जाता है, उनको रिमांड पर बार बार लिया जाता है, तंग किया जाता है, पूछा जाता है, परेशान किया जाता है, था पहले मतलब। अब है कि गुड समर्टिन को लीगल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हिट एंड रन का जो केस है, कंपनसेशन है, उसमें क्या है, हिट एंड रन वाला हम कल बताए थे, कंपनसेशन 2 लाख सर, 2 लाख मृत्यु में है सर। तो है स्थिति तो, में और 2 लाख गंभीर गंभीर चोट में दुर्घटना में 50,000 सर। 50,000 है। हाँ ठीक है, ग्रीवियस इंजरी में 50,000 याद रखना है। तो ये दूसरा है, पेनाल्टी ज्यादा हो गया, रोड सेफ्टी फोकस हो गया। तीसरा है इसमें डिजिटाइजेशन और ई गवर्नेंस, 2019 है ना, 19 वाला ही एक्ट बता रहे हैं। ई चालान सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, ये सब है, लाया गया है इसमें। ट्रांसपेरेंसी प्लस करप्शन कंट्रोल मेन फोकस रहा, ट्रांसपेरेंसी प्लस करप्शन कंट्रोल, है ना। डिजिटाइजेशन और ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन और ई गवर्नेंस जो होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए टूल्स है, और करप्शन को भी कंट्रोल करने का बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। इसके अलावा व्हीकल फिटनेस और रिकॉल प्रोविजन के भी किया गया 2019 में। व्हीकल फिटनेस और रिकॉल प्रोविजन मतलब डिफेक्टिव व्हीकल को रिकॉल करने की पावर है, दिया गया है। जो भी वाहन डिफेक्टिव है उसको वापस कर लेना है। तो कोई गाड़ी जैसे आती है ना, बन करके आती है, उसको पता चलता है गाड़ी में कुछ डिफेक्ट पाया गया, तो कहते हैं कंपनी द्वारा उसको रिकॉल वापस कर लिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग है, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग, ये भी एक नया चीज लाया गया है इसमें। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया, जो भी लड़का पूछ रहा था,
व्हीकल स्क्रैपिंग, ठीक है। जो वाहन पुराने हो गए हैं, 15 साल से ऊपर के हो गए हैं, उन वाहनों को अब जो चलने लायक नहीं है सड़कों पर, जिनसे दुर्घटना है ज़्यादा हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है, वैसे ऐसे वाहन को स्क्रैप करके, मतलब स्क्रैप का मतलब होता है कूड़ा कबाड़, उसमें उसको हटा देना है। सर आप कितने प्रतिशत ईमानदार है, मैं सर क्या बोल सकते हैं। सर आपका म्यूट है। हम्म। तो व्हीकल फिटनेस रिकॉल वाला बता रहे थे, है ना। उसके बाद था अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, जुवेनाइल ड्राइविंग, एक ये भी था जुवेनाइल ड्राइविंग वाला, गार्जियन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर कोई भी बच्चा जो जुवेनाइल है, किशोर है, उसने गलती किया और उसके पेरेंट पे जुर्माना लगाना, ये कितना सही है। क्या किया, 18 साल से कम उम्र का कोई ड्राइविंग कर रहा है, पाया पकड़ा जाएगा तो 25,000 रुपया फाइन है, 3 साल की सजा है गार्जियन को, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। तीन चीज है, 25,000 फाइन, 3 साल का इम्प्रिजमेंट गार्जियन को, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना। तो यह भी गार्जियन को जो दिया गया है, पर लगाया गया है ये, है ना। क्योंकि गार्जियन की जिम्मेवारी होती है कि अपने किशोर को, अपने बच्चों को वो, ठीक है, समझाएं और इस तरह से गाड़ी रोड पे चलाने के लिए नहीं दे, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता है, ठीक है, एडल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो 2019 का जो तुम्हारा एक इन्वायरमेंट कंसर्न वाला भी है, पॉल्यूशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल का। देखिए ये भी है, इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, तो इन्वायरमेंट वाला हो गया, जुवेनाइल वाला हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, ओला उबेर को भी कंट्रोल करने के लिए आया इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ कैब एग्रीगेटर्स, ठीक है। ओला उबेर जैसे एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने का प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग, है ना, पावर दिया गया है उसको लाइसेंस देने का, एक यही पॉइंट था। जुवेनाइल वाला हो गया, व्हीकल फिटनेस वाला हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, है ना, रोड सेफ्टी फोकस, फाइन को बढ़ाया गया। इतना 2 4 5 पॉइंट बढ़ा तो बोल दोगे तो हो गया 2019 का एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था, ये भी तुम्हारा हो गया। ये समझ में आ गया सबको। ये बात समझ आ रहा है ना। यस सर। जी सर।
इसमें से 24 तारीख कितने लोगों का इंटरव्यू? 24 को। मेरा भी है सर 24 तारीख को। हम्म। तो तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अब तुम लोग का यह है, कल तो फिर मॉक इंटरव्यू होगा ही, है ना? तो पेनाल्टी बढ़ने से एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या, आप समझते हैं? तो आंसर बताना है कि ये डिटेरेंस थ्योरी है। डिटेरेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लोग डर से ही सही उस काम को करना कम कर देते हैं। इन्फोर्समेंट प्लस अवेयरनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटेरेंस थ्योरी के तहत पेनाल्टी बढ़ाने से लोग, है ना, पेनाल्टी के डर से ही सही, लेकिन इससे क्या हुआ, दुर्घटनाओं में कमी आ रही है। साथ साथ इन्फोर्समेंट जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। डाटा बेस्ड अप्रोच है। डाटा के बारे में बताना है कि सर 2019 के पहले ऐसे ऐसे था, 19 के बाद ऐसे हुआ, है ना? पहले का केस अभी केस में तुलना करना है। क्या स्ट्रिक्ट फाइन्स करप्शन बढ़ा सकते हैं? अगर स्ट्रिक्टली हम फाइन लगा रहे हैं तो इससे करप्शन बढ़ सकता है? तो जाहिर है कि किसी भी चीज में रिस्क होता है, रिस्क तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका सोल्यूशन है डिजिटल चालान। डिजिटल चालान प्लस बॉडी कैम, कैशलेस इन्फोर्समेंट, ये सब करना रहता है। इससे क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा। अच्छा, गुड समैरिटन का नाम बताए थे अभी, बोले थे, तो क्या गुड समैरिटन प्रोविजन जो है, क्या आपको लग रहा है कि काम कर रहा है, प्रैक्टिकली काम हो रहे हैं लोग, जागरूक हैं लोग, कर रहे हैं इस तरह से भूमिका निभा रहे हैं? कुछ आइडिया है तुम लोग को? आइडिया तो होगा नहीं, कौन देखता है रोड पर क्या हो रहा है, ठीक है? तो बताना है कि सर हाँ सर, गुड समैरिटन का जब से प्रावधान आया है तो लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी सर, अभी भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। अभी भी लोग डरते हैं लोगों की मदद करने में, कानूनी दाव पेच में पड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि गुड समैरिटन का कॉन्सेप्ट आया है, इसके लिए अवेयरनेस का गैप है, अवेयरनेस बढ़ाना होगा। पुलिस सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। पुलिस को भी इसके लिए संवेदनशील होना होगा, समझना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी, है ना, घायल के की मदद करते हैं तो पुलिस भी वहां पर पूरी जिम्मेदारी से काम करे। कहीं किसी पब्लिक को या गुड समैरिटन को ये नहीं लगे कि उनको दिक्कत हो रही है, समस्याएं आ रही हैं। ये है। लीगल प्रोटेक्शन तो है, एग्जिस्ट करता है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। अवेयरनेस, सेंसिटिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, तीन चीज इसमें है। अभी भी दिक्कत है, अभी भी बहुत लोग, कहीं कुछ घटना घटित होती है तो कोई मदद नहीं करता है। कुछ लोग मदद कर, तो गाँव में जाओगे तो मदद करता है, तो दौड़ के मदद कर देता है लोग। पढ़े लिखे लोग बहुत कम। जुवेनाइल ड्राइविंग में पेरेंट को कहाँ तक है, तो ये तो बता ही दिए हैं। प्रिवेंटिव मेजर है ये, सोशल अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, एग्रीगेटेड रेगुलेशन जो था कैब वाले का, ये स्टेट को दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए कि सेंट्रल होना चाहिए, तो बताना है कि तो स्टेट को दिया गया 2019 में। ये कंकरेंट सब्जेक्ट नेचर का है ये। चूंकि एग्रीगेटर जो है कहीं भी काम करता है ना, यहाँ भी काम कर रहा है वहाँ भी काम कर रहा है, तो ये कनकरेंट नेचर का है, समवर्ती नेचर का है ना? तो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर है तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें। तो स्टेट को दिया गया तो अच्छी बात है। अच्छा, हैवी पेनाल्टी जो लग रहा है, इसके बावजूद भी हेलमेट, सीट बेल्ट का यूज अभी भी लो है, कम है, क्यों? तो बताना सर, ये मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक मुद्दा है, व्यवहार का मुद्दा है, जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस डिफिसिट है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कहीं कहीं पाया जाता है। या सवारी की गाड़ी, भाड़े की गाड़ियां होती हैं तो वहाँ बहुत लोग जो बैठते हैं पैसेंजर्स, है ना, कभी कभी जागरूकता की कमी के चलते वहाँ पर भी ये, है ना, पालन करने में थोड़ा सा कमी दिखती है। ऐसे इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग सीट बेल्ट हेलमेट लगा रहे हैं, है ना? और डबल, जैसे कोई मोटरसाइकिल पे भी डबल लोग बैठता है तो डबल हेलमेट लेकर चलते हैं लोग। कल्चरल रेसिस्टेंस भी है, कल्चरल भी है। मैंने बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड है, आगे बैठेगा गाड़ी पे तो हमको खराब लगता है बेल्ट लगाने में, नहीं लगाएगा, मैंने उबेगा। तो ये कल्चरल रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन सुधार हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।
यही सब चीज है, ये सब हो गया। हाँ, कभी क्या आता है क्या, ये जो पेनाल्टी बढ़ने से जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का है, पुलिस सेंट्रिक हो गया, मैंने पुलिस को उसको ज्यादा पावर मिल गया, या पुलिस को ज्यादा फायदा हो रहा है, पुलिस उसको मिसयूज कर रही है। तो बताना है कि सर, ये मुझे लगता है कि जो किया गया है पब्लिक सेफ्टी के लिए किया गया, रोड सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी के लिए किया गया है सर। तो ये पब्लिक सेंट्रिक इसको माना जा सकता है। इसे इन्फोर्समेंट स्ट्रांग हुआ है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी ऑब्जेक्टिव हमारा है, ठीक है ना। तो ये पब्लिक सेंट्रिक ही है। क्लियर है, बात वैसे घुमाना रहता है। बिहार में इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज क्या है, क्योंकि बिहार में आप पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, तो बिहार में इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो जाहिर है कि रूरल कंप्लाइंस, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पर, लगभग 88-89% ग्रामीण जनसंख्या है भारत में है, बिहार में है। तो इसी स्थिति में थोड़ा सा रूरल क्षेत्र में कंप्लाइंस की समस्याएं आती हैं, अवेयरनेस की कमी है, स्टाफ का शॉर्टेज भी है थोड़ा सा, है ना। स्टाफ का शॉर्टेज है एक, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, ओवरलोडेड सैंड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पर बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये है, ये चैलेंज एक है, जिसको कर्व करने की आवश्यकता है। ठीक है। एक है कि अगर लोग कहें कि सरकार रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है ना फाइन्स बढ़ा रही है, फाइन, तो कुछ लोग बोला भी था पहले भी, लोग तुम लोग बोल रहे थे इस मैटर पर, आंसर हमने दिया था कि पेनल्टी इन्हांसमेंट जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरेंस एंड रोड सेफ्टी है, इसलिए रेवेन्यू इसका पर्पस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर लोग तोड़ेंगे रूल तो रेवेन्यू भी आएगा, लेकिन पर्पस तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है। अगर फाइन लगाए हैं, सब लोग उसके डर से अपना डिसिप्लिन में रहने लगे, तो फाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रेवेन्यू तो नहीं आएगा। तो इसलिए रेवेन्यू प्राइमरी में नहीं है। प्राइमरी कंसर्न क्या है, रोड सेफ्टी, डिटेरेंस के माध्यम से, ये सारा चीज इसमें है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट का डिटेक्शन, रिडक्शन है, कमी उसमें लाना है, ये पर्पस है। ये सारे क्वेश्चंस तुमको थे। और कल तुम लोग का इंटरव्यू होगा, जो लोग, है ना, टाइम तो सबको दिया जाएगा, अपना टाइम भी अपना बता देंगे। 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, कल ज़्यादा विद्यार्थी का है, तो तुम लोग अपना समय से जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे आना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर देखेंगे, कल बात करेंगे। अब तो तुम लोग का जरूरत नहीं है, क्लास का बहुत बता चुके हैं, तो अच्छा से करोगे एक दिन। हाँ, डूज एंड डोंट्स पे एक क्लास लेंगे, देखते हैं वो 22-23 तारीख को, देखते हैं 23 को, है ना। बेसिक चीज क्या करना है क्या नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान, इस पर एक क्लास लेंगे लास्ट में। ओके। सर क्या पिछली जो ये SI की सर इंटरव्यू हुई थी, कंडक्ट हुई थी सर, क्या। उसमें सर जो पिछली बार सर SI की जो 2019 वाली वैकेंसी थी, तो उसमें जो इंटरव्यू था सर, उसमें किस चीज से, जैसे सर ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट है उस पर फोकस ज्यादा है सर, जैसे इस बार 3 हॉबी भरना है, तो हॉबीज बेस ज्यादा क्वेश्चन रह सकते हैं क्या, मतलब सर इसके? ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन पे हमने भेजा बेसिक, हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करना, जैसे अभी बताया कि टीम ने काम कर क्या करोगे, तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए। कैसे हम आदेश जारी करेंगे, कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, ये सब चीज़ है। पब्लिक के प्रति अवेयरनेस तुम्हारा, पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच, पब्लिक सेफ्टी के बारे में जानकारी, पब्लिक का सम्मान, सरकार का आदेश का पालन करने के तत्पर रहना, संविधान का सम्मान, ये सब चीज़ है। ठीक है। हॉबी, हॉबी उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा नहीं जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, बिहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो गया। ठीक है। और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे भी चर्चा कर रहे थे, वैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रहेगा। तो इन सब चीजों पर अच्छे से देखना है, और कॉन्फिडेंट रहना है। तुम लोग को, सब लोग को सब कुछ आ रहा है, तुम लोग सब लोग अच्छे विद्यार्थी हो, कहीं किसी में दिक्कत नहीं है, सबको हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना है, धैर्य बना करके अपना रखना, उबना नहीं है, और अच्छे से वहां पर बात करनी है। हो गया। ठीक है। प्रेशर बिल्ड कर कभी सर करते क्वेश्चन में सर कि ऐसा है ना, तो जैसे सर उसमें थोड़ा समझ क्या, मतलब जैसे होता है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा है, मतलब बिल्ड करते हैं प्रेशर सर उस पे, मतलब कैंडिडेट पे कि उसमें हाँ भरे, हाँ हामी भरता है या नहीं भरता है सर, उस सिचुएशनल में सर हम्म। थोड़ा ध्यान कैसे रखें सर इसके?
उसमें अक्सर सर निकल ही जाता है, जैसे कि आप तो कल, ऐसा है ना, लगता है तो हाँ। हाँ हाँ, बता रहे हैं कि कल मीटिंग था कमिश्नर साहब के यहाँ, तो वहाँ पर सब लोग, पूरा तिरहुत डिवीजन के अफसर लोग बैठे हुए थे। तो एक पदाधिकारी, संजोग से मेरी स्टूडेंट ही थी वो, है ना, लेकिन मीटिंग में वो भी थी। तो पूछा गया, तो बोला गया सबसे छोटी तुम ही बताओ। तो उसको पूछा गया कि भाई कितना आप लोग कैसे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, फिर कितना डिसमिल होता है ना, इस तरह से कुछ पूछा गया उसको, 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, तो बताई 100 डिसमिल। तो कमिश्नर बोलते हैं आर यू श्योर। इंटरव्यू वैसे ही पूछा जाएगा तुमको, हम लोग तो ऐसे रीड करते हैं, हम जो कहीं बैठे रहते हैं तो हम लोग ऐसे ही रीड करते हैं, जो जवाब देने वाले को विद्यार्थी मानते हैं, पूछने वाले को पैनल मानते हैं, ठीक है ना, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो पूछा कितना आता है बताइए। बोला सर ये आर यू श्योर, मतलब आप कन्फर्म है, सही है। तो जी जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक आगे। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ऐसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा जैसे अभी हम बोले हैं जस्ट, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, वहां ऐसे बात किया जाएगा, तुमको परेशान कोई नहीं करेगा। हाँ, कोई एक आध आदमी रहता है जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का हो सकता है, कोई कुछ थोड़ा सा जब तुमको चेक करने के लिए कुछ बोला, उबना नहीं है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। कुछ भी कोई बोल दिया, क्या आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही बोल देते हैं। तो उबना नहीं है कि अरे ऐसे हमको बोल दिया, गड़बड़ हो गया क्या, गलती हो गई क्या, नंबर कम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम चेहरा बना लोगे, घबरा जाओगे ना, तो समझ जाएगा कि तुम घबरा गए, तो नंबर कम मिलेगा। तो घबराना नहीं है। चलो ठीक है, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर।